चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे करंट क्या होता है। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन, रिवाइज करते हैं थोड़ा लास्ट लेक्चर। सो करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है, जिसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें देखी थी उसमें कि अगर मेरे पास कोई सरफेस है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द करंट, करंट जिस डायरेक्शन में है उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी मेरी कितनी होगी, वो जो करंट उससे पास हुआ डिवाइडेड बाय उसका जो एरिया होगा, सरफेस का जो एरिया होगा। पर अगर मेरा सरफेस करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, कुछ आड़ा तिरछा है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो एरिया है, हम कौन से सरफेस का एरिया लेते हैं, दैट सरफेस इज पैरेलल टू, सॉरी परपेंडिकुलर टू द करंट, उस सरफेस का हम एरिया लेते हैं। वी टेक द एरिया ऑफ दैट सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर मेरा सरफेस आड़ा तिरछा है तो मैं कंपोनेंट लूंगा कौन से वाला, उस सरफेस का एरिया मैं लूंगा जो करंट के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो वो हमने देख लिया था। तो सपोज कि एरिया वेक्टर जो है वो जे वेक्टर के साथ एंगल थीटा बना रहा है। जे वेक्टर वही डायरेक्शन जो करंट की है आपकी। ठीक है, तो करंट कैसे डिफाइन किया जाता है, करंट इज गिवन बाय जे डॉट ए। तो अगर एंगल थीटा बना रहा है तो आई विल बी जे ए कॉस थीटा, वहीं से हमने उसको लिखा था जे डॉट ए। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ करंट इज गिवन बाय जे डॉट ए। तो करंट चार्ज बाय टाइम से भी निकाला जाता है, करंट जे डॉट ए से भी निकाला जाता है। दोनों तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, जे की अगर डायरेक्शन की बात करो तो वही डायरेक्शन होगी जो आपकी किसकी है, करंट की डायरेक्शन है। एरिया वेक्टर आपको पता ही है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। फिर हमने उसके कुछ क्वेश्चन किए थे कि अगर जे कांस्टेंट है तब तो करंट डायरेक्ट है, तब तो कुछ करना ही नहीं है, जे डॉट ए कर दो। पर अगर हमारा जे वेरी कर रहा है, कैसे भी वेरी कर सकता है, उसके हमने दो क्वेश्चन किए थे, एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाला और दूसरा एक सिलिंड्रिकल वायर वाला। ठीक है, तो उसको इमेजिन करना वो बोर्ड पे वैसा बना हुआ है। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से इमेजिन करना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या किया था, क्वेश्चन पहला क्या था कि हमारे पास एक वायर है, लंबी वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर शेप का है। ठीक है, तो उसका जे एक एंड से डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा था ए ई की पावर बी एक्स। तो क्वेश्चन था टोटल करंट थ्रू द वायर बताओ। तो सिंपल सा फंडा, जे वेरी कर रहा है तो हमने क्या लिया, उस गिवन क्रॉस सेक्शन में एक छोटा सा एरिया लिया। ठीक है, जिसका एरिया डी ए होगा एल इंटू डी एक्स। ठीक है, एक्स मैंने माना एक एंड से उसका डिस्टेंस। ठीक है, थिकनेस डी एक्स मानी तो एरिया विल बी एल इंटू डी एक्स। तो उस छोटे से एलिमेंट से कितना करंट जाएगा, दैट विल बी जे डॉट डी ए। जे और डी ए में एंगल आपका जीरो होगा, है ना। तो जे और डी ए में एंगल आपका जीरो होगा तो आपका डी आई कितना हो जाएगा, ए ई की पावर बी एक्स इंटू एल डी एक्स। ठीक है, तो पूरे से कितना करंट, उसका इंटीग्रेशन, एक्स वेरिएबल आएगा, एक्स की लिमिट विल बी फ्रॉम जीरो टू एल, तो पूरे से आपका करंट आ जाएगा। फिर सेम क्वेश्चन हमने किया था सिलिंड्रिकल वायर के लिए, उसमें क्या दिया था, सेंटर से डिस्टेंस के साथ जे वेरी कर रहा था, छोटा आर डिस्टेंस था आपका सेंटर से। ठीक है, उसके साथ जे वेरी कर रहा था, कुछ तो ए आर बाय आर कुछ तो था। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि पूरे वायर से बताओ कितना करंट। तो फिर से हमने एलिमेंट लिया, उससे कितना करंट जाएगा वो निकाला, पूरे को इंटीग्रेट मारा तो हमारा टोटल करंट थ्रू द वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर जाते जाते लास्ट में हमने पढ़ा था आइसोलेटेड कंडक्टर। तो हमको एक चीज पता है कि हमारे पास सपोज रूम टेम्परेचर पे एक कंडक्टर रखा हुआ आइसोलेटेड। ठीक है, फील्ड नहीं भी लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, एक्सटर्नल फील्ड नहीं भी लगाओगे चलेगा, पर एक्सटर्नल लगा भी दो, पर आइसोलेटेड कंडक्टर है तो क्या होगा, चार्जेस अंदर अपने आप को रीअरेंज करते हैं। कैसे करते हैं ये डिटेल में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में। तो जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड टुवर्ड्स राइट लगाई, चार्जेस अपने आप को एक्यूमुलेट किए, और कैसे एक्यूमुलेट किए, ताकि उनकी वजह से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो लेफ्ट की तरफ आएगी। तो जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे इनसाइड द कंडक्टर, दैट विल बी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। और चार्जेस तब तक एक्यूमुलेट होंगे जब तक आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं हो जाता। और जैसे इक्वल हुआ, चार्जेस एक्यूमुलेट होना बंद हो जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक, फिर हमने देखा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो अंदर है आइसोलेटेड कंडक्टर में, क्या वो रेस्ट पे है, नहीं। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो अंदर है, बहुत सारे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बहुत सारे। ठीक है, आप छोटा सा भी पीस लोगे किसी मेटल का, किसी कंडक्टर का, तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने कॉपर का एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को जब आप नोटिस करेंगे तो क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे रखा है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, सो ड्यू टू थर्मल एनर्जी वो रैंडम जिगजैग पाथ में फॉलो करते, जिगजैग पाथ में मूव करते हैं। अब जिगजैग क्यों, सीधा क्यों नहीं चलते,
क्यों? क्योंकि जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट किए वो आसपास के नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स से टकराएंगे। क्यों? क्योंकि आपस में रिपल्शन होगा, तो बहुत सारी भीड़ है, अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपस में रिपल्शन होने की वजह से इधर उधर वो टकराएंगे। ठीक है, तो टकराने की वजह से क्या होता है, दे मूव इन अ रैंडम जिगजैग पाथ, ऐसा जिगजैग पाथ में फॉलो करते हैं। बट बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स एन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। और जैसे ही वो टकराया, चाहे वो अंदर आयन से टकराए, फिक्स्ड आयन से, ठीक है, नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से, तो जैसे ही वो टकराया उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, स्पीड जीरो हुई, और उसके बाद टकराने के बाद वो रैंडम डायरेक्शन में फिर से भागेगा, फिर से टकराएगा, फिर से रैंडम डायरेक्शन, पर अल्टीमेटली क्या होने वाला है, वो जहां से चला वो वहां पे वापस आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें एवरेज वेलोसिटी की, तो वो आपकी क्या होगी, जीरो, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट शो नहीं कर रहे हैं। ठीक, और अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, इट इज एवरेज स्पीड, तो ये बहुत हाई होती है आपकी। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से आपके मूव करते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, सो एवरेज स्पीड दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द रेंज ऑफ 10 की पावर 5 टू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, बहुत तेजी से मूव करते हैं। ठीक है, तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स मूव एट अ वेरी हाई स्पीड, पर उनकी जो वेलोसिटी होती है एवरेज, वो आपकी कितनी होती है, जीरो, आइसोलेटेड में। समझ में आ रहा है? बिकॉज देयर नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इधर उधर भाग के वो घर को वापस आ गया, है ना। जैसे लौट के बुद्धू घर को आए, तो उसमें उसमें भी वही हुआ कि इलेक्ट्रॉन चला, इधर उधर भागा, और वापस से वो वहीं पे आ गया। ठीक है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, सो एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो, पर स्पीड बहुत हाई होती है क्योंकि बहुत तेजी से वो मूव करता है आपका। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, चार्जेस कैसे एक्यूमुलेट होते हैं, समझ में आ गया। अच्छा, अब इसी तस्वीर को इधर देखो, ध्यान से समझना। अब एक रिजल्ट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सबके लिए, नीट हो, मेंस हो, कुछ भी हो, सबके लिए, और रिजल्ट याद करना ही पड़ेगा आपको। सपोज ये एक कंडक्टर है आपके पास ऑफ लेंथ एल, ठीक है, इसको हमने वायर्स के थ्रू, कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट करवाया है। बैटरी का वोल्टेज है V। बैटरी क्या होती है ये भी आप 9-10 में पढ़ चुके हैं, अभी मैं डिटेल में अभी बताता हूं बैटरी करती क्या है। ठीक है, बाकी सब चीजें बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं बैटरी करती क्या है। ठीक है, वैसे डिटेल में एक टॉपिक आएगा इस चैप्टर में, दैट इज सेल। ठीक है, उसमें भी हम पढ़ेंगे, पर अभी मैं आपको बता देता हूं बैटरी करती क्या है। ठीक है, तो जैसे ही आपने इससे कनेक्ट करवाया, तो क्या होगा आपका, बैटरी जो है वो इसके अक्रॉस, कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ये V वोल्ट और ये आपका 0 वोल्ट। मतलब मैंने ये टर्मिनल मान लिया 0 पे, तो ये वाला कितने पे हो जाएगा, दिख रहा है आपको, V हाई पे होगा, तो ये वाला होगा V पे। ठीक है, तो बेसिकली जैसे ही हमने, या इतना अगर आपको नहीं आना, ये बच्चों वाली चीजें हैं, आप डिटेल में पढ़ेंगे हम थोड़े 1-2 लेक्चर के बाद, तब आप अच्छे से सीख जाएंगे। अभी के लिए क्या करो, बस इतना मान लो कि अब आपने क्या किया, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। ठीक है, और कैसे अप्लाई किया, बाय यूजिंग अ बैटरी। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स आपने यूज किया है, उसकी हेल्प से आपने उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बिल्कुल सही आएगी। वेन एवर देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो ये होगी आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी होगी, V/L, याद है कि नहीं, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr से प्रूव करना आ जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनो क्या होता है, बैटरी करती क्या है, अभी वो भी मैं बताता हूं, देखो अब अंदर के इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखो। ठीक है, अच्छा, इसको आसान करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, अंदर एक पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ना पढ़ के हम क्या पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन जिसको बोल देते हैं। वैसे कोई जरूरी नहीं है उसको पढ़ना, पर ऐसी आसान करने के लिए हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जगह कोई पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उल्टी डायरेक्शन में आपका मूव करता है, तो बार बार वो उल्टा बोलने से अच्छा हम क्या मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन जैसा ही एक चार्ज है, ठीक है, बस पॉजिटिव में है, दैट इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है जो किधर मूव करेगा, फील्ड की डायरेक्शन में। या नेगेटिव से समझना है, चलो नेगेटिव से ही समझते हैं। ठीक है, तो देखो, तो अब अंदर के इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पहले इधर वाले को देखो, दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करो, दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला जो केस मैंने बनाया है दैट वाज एन आइसोलेटेड कंडक्टर, और एक आइसोलेटेड कंडक्टर
के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम जिगजैग पाथ फॉलो करके वापस जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है आपकी। ठीक है, अच्छा, पर जीरो केल्विन पे, एक्सेप्ट एट जीरो केल्विन, क्योंकि जीरो केल्विन पे अगर ये कंडक्टर है आपका, तब अंदर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। द इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव एट ऑल, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ही नहीं आपका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, और वो तभी होगी जब किसी टेम्परेचर पे उसको रखा होगा। तो अगर आपने कंडक्टर -273 डिग्री सेल्सियस मतलब जीरो केल्विन पे, तब इलेक्ट्रॉन आपका मूव नहीं करता। अदरवाइज बाकी हर टेम्परेचर पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर मूव करते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी। यहां तक समझ में आ गया? और घूम फिर के टकरा वकरा के हर कोलिजन के बाद डायरेक्शन चेंज करके घूम फिर के वो वापस वहीं पे आ जाता है जहां से वो स्टार्ट हुआ था, बिकॉज देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। फोर्स ही नहीं लग रहा है तो कहां से वो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा? ठीक, अच्छा, अब मैंने क्या किया, सेम कंडक्टर को, अब वो आइसोलेटेड नहीं है, मैंने कंडक्टिंग वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट करवाया, मतलब एक पोटेंशियल मैंने उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करवा दिया कंडक्टर के अक्रॉस। तो मतलब क्या आ जाएगा आपका, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होगा क्या, आधे बोलेंगे सर उसमें भी फील्ड थी इसमें भी फील्ड थी, तो फर्क क्या है दोनों में? अच्छा, उसमें फील्ड नहीं भी होती तब भी यही फंडा होता, फील्ड है तब भी यही है। क्यों? क्योंकि नेट फील्ड तो जीरो ही है उस केस में। अच्छा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अब ध्यान से समझना। अब जब हम अंदर का इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ठीक, वो किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, बोलो बोलो? फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में, या पॉजिटिव बोले तो वो फील्ड की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे? यहां पे, ठीक, प्लस यहां पे, जैसे वहां पे हुआ था। तो फर्क क्या है फिर दोनों में? वहां पे चार्जेस के पास कोई रास्ता ही नहीं था टू फ्लो, फ्लो करने के लिए चार्जेस के पास कोई रास्ता ही नहीं था, या दूसरे शब्दों में वहां पे कोई करंट था क्या? यहां पे कोई करंट आएगा क्या? यही दोनों में फर्क है, यहां पे कोई करंट नहीं है। क्यों करंट नहीं है? आप आधे बोलेंगे सर चार्ज तो फ्लो कर रहा है ना, एक एरिया से चार्ज तो आपका क्रॉस कर रहा है। ये दिमाग में आ गया होगा बहुत लोगों के कि सर जब ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तब जब वो भागेंगे, है ना, तब आपके चार्ज तो फ्लो करेंगे। और आपने बताया था कि चार्ज कभी भी फ्लो करता है किसी एरिया के थ्रू तो हमारा करंट आता है, तो यहां पे करंट आएगा, है ना, वहां पे भी करंट आएगा क्योंकि वहां भी चार्ज फ्लो कर रहा है। तो आंसर क्या है, यहां पे करंट नहीं आएगा। ये बच्चे के मन में आना चाहिए कि सर यहां पे करंट क्यों नहीं आ रहा है, चार्ज तो फ्लो कर रहा है, आपका एरिया को क्रॉस कर रहा है, तो करंट तो आना चाहिए। ठीक है, तो होगा क्या, आप ध्यान से सुनना, यहां पे करंट क्यों नहीं आएगा? यहां पे जो आई है दैट विल बी इक्वल टू जीरो। क्यों होगा ऐसा, बहुत ध्यान से समझना। मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था कॉपर का, अगर आपको याद हो, है ना। कॉपर में क्या होता है, जब आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको दिखेगा कि कॉपर में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4s1 आता है शायद, देख लेना एक बार। तो आउटर मोस्ट शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इलेक्ट्रॉन इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन आपका फ्री है। हर एक मेटल में ऐसा नहीं होता है, कॉपर में ऐसा है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दैट इज फ्री। तो मतलब एक एटम में आपका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, बाकी जो अंदर के हैं वो फ्री नहीं है, दे आर फिक्स्ड। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि 29 इलेक्ट्रॉन कॉपर में है तो 29 के 29 आपके फ्री होंगे, 29 के 29 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वही फ्री होता है, और वो भी हर मेटल के लिए फ्री हो ये भी जरूरी नहीं है आपका। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से सुनो। तो अगर मैं एक छोटा सा पीस कॉपर वायर का लेता हूं, मान लो 1 ग्राम 2 ग्राम, तो उसमें क्या बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम कॉपर वायर में आपके बहुत सारे एटम्स होते हैं, कल मैंने बताया था। ठीक है, बहुत सारे एटम्स मतलब 10^22 की रेंज का आता है, क्योंकि 63.5 ग्राम कॉपर, इसमें आपके एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो 1 ग्राम में लगभग 10^22 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सोचो 1 ग्राम कॉपर वायर कितनी सी होगी, 1 ग्राम कॉपर वायर एकदम पतली सी 1 ग्राम कॉपर वायर, छोटी सी। ठीक है, कितने वॉल्यूम में आ जाएगा, कितना वॉल्यूम रहेगा उसका, लगभग मिलीमीटर क्यूब की रेंज का, है ना। तो उतने से कॉपर वायर में आपके 10^22 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ रहे हो? अब ध्यान से सुनते जाने, यहां करंट जीरो क्यों होगा। बच्चे के मन में डाउट आना चाहिए कि सर चार्ज तो फ्लो कर रहे हैं तो करंट क्यों नहीं आ रहा है। चलो ये तो हमको समझ में आ गया, घूम फिर के वो वापस वहीं आ गए क्योंकि नेट फोर्स नहीं है उसके ऊपर, है ना। तो करंट क्यों जीरो, अब आपको समझ में आएगा। तो यहां पे हम एक चीज डिफाइन करते, ध्यान से सुनना, स्मॉल एन, उसमें रिजल्ट में भी आएगा, अभी से समझ लो क्या होता है। स्मॉल एन इज
नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ध्यान देना। तो छोटा एन क्या है वो ध्यान से समझो। छोटा एन इज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मतलब जैसे कॉपर का मैंने एग्जांपल लिया था, तो कितने चार्ज कैरियर थे आपके? 10 की पावर 22 फ्री, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो आपने लिया होगा। सो फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम में है वो, दैट इज कॉल्ड स्मॉल एन। तो जब आप एक कंडक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जब आप एक गिवन एरिया को गौर से देखेंगे, सपोज ये एरिया आप देखते हैं, ये एरिया, ये बात सही है कि इसको क्रॉस किया जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस करेंगे, पर आप एक चीज ध्यान दें, हमारे पास क्योंकि अरबों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, तो क्या होगा कि हम अप्रोक्सीमेशन मान सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन, क्या सब रैंडमली मूव कर रहे हैं? कोई इलेक्ट्रॉन कहीं, कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर, कोई उधर, है ना? तो हम क्या अप्रोक्सीमेशन मान सकते हैं कि जितने गिवन टाइम में इलेक्ट्रॉन राइट में जाएंगे इस एरिया को क्रॉस करके, क्या उतने ही लेफ्ट में जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना? कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई इधर, कोई उधर, कोई ऐसा, कोई ऐसा, हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना? तो हम अप्रोक्सीमेशन मान सकते हैं कि ड्यू टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से हम क्या मान सकते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर क्रॉसिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द एरिया टू द अदर इज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द सेम एरिया फ्रॉम द अदर साइड। तो एक साइड से जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके जा रहे हैं, दूसरी साइड से भी वही इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके जा रहे हैं, तो नेट चार्ज आपका क्या होगा? जीरो। तो कोई करंट नहीं आएगा, इसलिए एक आइसोलेटेड कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं करता है। समझ रहे हो? तो आइसोलेटेड कंडक्टर में आपका करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता? समझ में आ गया? ड्यू टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वी कैन एज्यूम that the number of electrons crossing a given area from one side are equal to the number of electrons crossing the same area from the other side, so that net charge crossed is zero। ठीक है, चलो वो समझ में आ गया आइसोलेटेड एकदम अच्छे से। चार्जेस अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे मूव करते हैं? कोलिजन होता है, रैंडम जिगजैग पाथ में मूव करते हैं, घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से कोई फोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं तो कोई डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करते। ठीक है, कोई पूछने नहीं जा रहा, बस पता होना चाहिए आपको। अच्छा, अब आओ सेकंड केस जो आज हम पढ़ रहे हैं, वैसे हम कल पढ़ चुके थे डिटेल में, आज हमने वापस पढ़ लिया। इस पे आओ। अब हमने क्या किया, अब हमने इस कंडक्टर को कंडक्टिंग वायर्स की हेल्प से हमने कनेक्ट करवाया, किससे? एक बैटरी से। बैटरी जो एक्चुअल में होती है, बैटरी क्या काम करती है? आधों को लगता होगा बैटरी चार्ज सप्लाई करती है। एक्चुअल में जो बैटरी है दैट सप्लाइज एनर्जी। अभी मैं बताऊंगा, वैसे डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, पर अभी थोड़ा सा फील लेने के लिए मैं बताऊंगा कि कैसे। बैटरी, दैट नहीं, बैटरी सप्लाइज एनर्जी। बैटरी क्या सप्लाई करती है एक्चुअल में? चार्ज नहीं, एनर्जी सप्लाई करती है। ठीक है, अभी तक आपको क्या लगता था? बचपन से आप यही मानते होंगे कि बैटरी जो है वो चार्ज सप्लाई करते हैं। नहीं, बैटरी चार्ज नहीं, बैटरी करंट सॉरी एनर्जी सप्लाई करती है आपकी। कैसे, क्या होता है फंडा, अभी मैं बताता हूं। समझ में आया? अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो देखो, बेसिकली हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट करवाने का मतलब क्या है? हमने उसको एक रास्ता दे दिया। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, हमने चार्जेस को रास्ता दे दिया है फ्लो करने के लिए। पहले केस में चार्जेस के पास रास्ता ही नहीं था, तो वो एंड पे जाके एक्यूमुलेट हो गए आपके। ठीक है, दूसरे केस में हमने चार्जेस को रास्ता दिया है फ्लो करने के लिए। तो क्या हुआ, जैसी आपने बैटरी लगाई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपने V अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और कितनी आएगी? इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी V/L। अब फील्ड की वजह से चार्जेस भागेंगे आपके, किधर भागेंगे? नेगेटिव उल्टी डायरेक्शन में, पॉजिटिव उधर। तो नेगेटिव यहां और यहां, क्या यहां आके रुक जाएंगे? नहीं। अब ध्यान से देखो तो इनको रास्ता मिल गया वायर्स के थ्रू, तो ऑब्वियसली ये यहां से भागे ऐसे और ये यहां से भागे ऐसे। ठीक, और कन्वेंशनली अब देखो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं आपके, तो सर्किट में क्या आएगा? आपका करंट आएगा। तो अगर आपको पता होगा तो कन्वेंशनली हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट में, या
पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के सेम डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन आपके एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं, है ना। तो करंट कैसा आएगा आपका, तो करंट ये आएगा आपका, और पॉजिटिव जिधर है उधर ही। तो ये होगी आपकी करंट आई की डायरेक्शन। बचपन में आप ऐसे डायरेक्टली बना देते थे, बैटरी ये पॉजिटिव डंडा ये नेगेटिव वाला, ऐसा बड़े से आप निकाल देते थे करंट। कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको। तो इस केस और इस केस में क्या फर्क है। अच्छा अभी आगे देखो, अभी मेन तो बाकी है आपका। अब हुआ क्या, अब जब आप अंदर इलेक्ट्रॉन देखेंगे, अब देखो चार्जेस इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो चार्जेस इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो इस केस में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आपकी कितनी आएगी, जीरो। क्योंकि चार्जेस इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो चार्जेस इकट्ठे नहीं हो रहे तो फील्ड कहां से आएगी। इस केस में तो चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए थे आपके, तो इस केस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इंड्यूस हो रही है आपकी। तो क्या अंदर नेट फील्ड जीरो नहीं है, इस केस में अंदर नेट फील्ड जीरो है। तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर में नेट फील्ड जीरो होती है, जब आप उसको सर्किट से कनेक्ट करवा देंगे तब उसमें अंदर फील्ड जीरो नहीं होती है, बिकॉज देयर इज नो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। आइसोलेटेड में इंड्यूस्ड फील्ड होती है, पर जब आप उसको कनेक्ट करवाएंगे सर्किट से तब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे इंड्यूस नहीं होती, बिकॉज देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। समझ पा रहे हो। So as there is no accumulation of charges, the induced electric field inside the conductor is zero। ठीक, तो क्या अंदर कुछ फील्ड है, बिल्कुल, और वो किसके इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली एक्सटर्नल के। क्यों, क्योंकि नेट फील्ड क्या होगी, एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड तो है ही नहीं, तो नेट फील्ड आपकी कितनी हो जाएगी अंदर, एक्सटर्नल के इक्वल। अच्छा, तो एक्सटर्नल के इक्वल जब फील्ड है अंदर, तो क्या आप इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, बहुत बुक में इलेक्ट्रॉन से नहीं समझाया उसने समझाया पॉजिटिव चार्ज से, ई प्लस से। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उल्टा भागता है, तो इससे बेटर है पॉजिटिव से समझ लो। ठीक है, तो जिससे आपको अच्छा लगे, चलो पॉजिटिव से कर लेते हैं। तो देखो आप, ऐसे एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स आपके भागते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, फ्री टू मूव है। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। पर समझाने के लिए, इजी करने के लिए हम पॉजिटिव से ही समझते हैं। ठीक है, देखो अब क्योंकि इसके ऊपर अंदर फील्ड है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, किधर, फील्ड की डायरेक्शन में। कितना लगेगा भला बताओ, ये क्या है आपका ई प्लस, फोर्स बोलो कितना, ई इंटू ई। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, कल क्या कर रहे थे वो समझ में आ गया था, तो अब क्या कर रहे हैं वो सुनना। जो कल कर रहे थे वो आज भी करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो कल कर रहे थे वो आज भी शो करेंगे, वो शो करने के साथ कुछ अलग भी शो करेंगे। ठीक है, मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कल क्या कर रहे थे बताओ, इलेक्ट्रॉन कल ड्यू टू थर्मल एनर्जी रैंडम जिगजैग पाथ में मूव कर रहे थे, तो वो तो आज भी करेंगे, क्योंकि अभी भी टेम्परेचर है कुछ ना कुछ, मान लो रूम टेम्परेचर पे रखा है आपने, तो अभी भी तो थर्मल एनर्जी है उनके पास। तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी ये जो चार्जेस हैं आपके, पॉजिटिव मान लो, इलेक्ट्रॉन मान लो, ये आपके रैंडम जिगजैग पाथ में मूव, कोलाइड करे, डायरेक्शन बदली, फिर से कोलिजन हुआ, फिर डायरेक्शन बदली, तो रैंडम जिगजैग पाथ में फॉलो, मतलब घूमेंगे आपके। ठीक है यहां तक। पर उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा चीज यहां पे, वहां तो केवल वही चीज हो रही थी, ड्यू टू थर्मल एनर्जी सब इधर उधर भाग रहे थे, सब एक दूसरे से टकरा रहे थे। ठीक है, रैंडम पाथ फॉलो कर रहे थे, घूम फिर के वापस आ जा रहे थे। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, जब आप स्टार्टिंग पॉइंट से किसी चार्ज को गौर ऑब्जर्व करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से वो चला, तो आप क्या देखोगे कि थर्मल एनर्जी की वजह से वो इधर उधर भाग रहा है, रैंडम ऐसा मैनर में, रैंडम फैशन में इधर उधर भाग रहा है। पर अब होगा क्या कि ड्यू टू सम फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज विच इज E इंटू ई, पढ़ चुके हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और किधर एक्ट करेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ड्यू टू दिस फोर्स, समझना ध्यान से, ड्यू टू दिस ई फोर्स, ये जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, ये रैंडम पाथ फॉलो करने के बाद, कोलिजन करने के बाद घूम फिर के वापस नहीं आता है, घूम फिर के वापस वो यहां नहीं आता है। ठीक है, रादर वो ड्रिफ्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, थोड़ा सा ही ड्रिफ्ट होता है पर ड्रिफ्ट हो जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ड्यू टू दिस EE force. So due to this EE force which is acting on this charge is rather gets drifted towards the direction of electric field. समझ में आ रहा है, वापिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की बजाय ये जो चार्ज है, चाहे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उल्टी डायरेक्शन में, पॉजिटिव अगर मान लो, वैसे पॉजिटिव होता नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, पर समझने के लिए हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है,
तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका ड्रिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, इस फिनोमिना को बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। सो दिस चार्ज विल बी ड्रिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। पिछले केस में आइसोलेटेड में कोई फोर्स नहीं था, इसीलिए वो घूम फिर के वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आता है। पर इस केस में अभी भी थर्मल एनर्जी जो कल कर रहा था वो अभी भी कर रहा है, थर्मल एनर्जी की वजह से इधर उधर घूमेगा वो, पर अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है वो है, पिछले में नहीं था क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से, उसके फोर्स की वजह से ये थोड़ा बहुत आपका ड्रिफ्ट हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? तो क्या होगा, आप ध्यान से सुनना। तो कल की अगर बात करें तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है, या पॉजिटिव मान लो जो आपको अच्छा लगे, तो अगर वो ऐसा घूम रहा है रैंडम जिगजैग पाथ में, ठीक है, ऐसा गया, इधर गया, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, जहां पे गया था वहां पे वापस आ गया, बिकॉज ई वॉज जीरो, एफ वॉज जीरो, कोई फोर्स नहीं था उसके ऊपर क्योंकि अंदर कोई फील्ड नहीं थी। पर आज क्या होगा, आज अगर आप देखो तो अंदर का कोई पॉजिटिव चार्ज ले लो, ई प्लस, या मैं पैरेलली आपको ई माइनस भी बना दूंगा इलेक्ट्रॉन के साथ भी, जिसको डाउट है, तो वो कैसा करेगा, जैसा कल कर रहा था वैसा तो करेगा ही। ये था इनिशियल, ये है आपका फाइनल। तो कुछ ड्रिफ्ट हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये ड्रिफ्ट है आपका। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और अगर ये आपका नेगेटिव हुआ तब कुछ ऐसा होगा। सपोज मैं यहां बनाता हूं, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, और ऐसा, थोड़ा सा ही बनाते हैं। ठीक, अब किधर ड्रिफ्ट हुआ है, ये इनिशियल, ये फाइनल, तो ये ड्रिफ्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, क्योंकि नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा फील्ड के ऑपोजिट, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया? तो ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज विल बी ड्रिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं ये पॉजिटिव लेके सोल्व करता हूं तो समझ में आ गया? तो कल और आज में क्या डिफरेंस है, तो ये क्या होता जाता है, आपका ड्रिफ्ट होता जाता है। ठीक है, तो क्या इस केस में कुछ एवरेज वेलोसिटी आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि आपकी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो, और इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके फॉर्मूले पे डायरेक्ट सवाल आ चुके हैं। ठीक है, मुश्किल कभी नहीं आएगा, डायरेक्ट सवाल इसके फॉर्मूले पे पूछे जा चुके हैं। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज बेसिकली द वेलोसिटी विद विच द चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज मूविंग। समझ में आ गया? चलो, स्पीड कितनी होगी? स्पीड अभी भी आपकी वी एवरेज, एवरेज स्पीड वो अभी भी बहुत हाई होगी, इट विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड क्या होगी आपकी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वो तो बहुत ज्यादा रहती है आपकी। इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज स्पीड होती है वो 10 की पावर 6, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, और ये बेचारी 10 की पावर -3, 1 मिलीमीटर पर सेकंड की। क्वेश्चन में आपको देखो कभी कभी वीडी दे देता है, तो देखना मिलीमीटर पर सेकंड की रेंज का देगा। क्यों? क्योंकि इतना उतना घूमने के बाद क्या होगा आपका, थोड़ा सा ड्रिफ्ट करता जाता है। मतलब फील्ड इधर, किसकी वजह से फील्ड आई, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और क्यों आई उधर पता है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अगर ये हाई होता, ये लो होता, तब लेफ्ट में आती। तो क्या करता जाता है, थोड़ा 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 ड्रिफ्ट करता जाता है, और फाइनली यहां आने के बाद इसको रास्ता मिलता है, और ये इसके थ्रू ऐसा फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन को देखो तो उल्टा, थोड़ा 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 फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां आया, और वायर के थ्रू इसको रास्ता मिला, और ये फ्लो करने लगा, और जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब बैटरी क्या करती है, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनो बैटरी क्या करती है। वैसे आगे भी आएगा है, पर अभी मैं थोड़ा बता देता हूं, आधों को डाउट होता है कि बैटरी जो है वो चार्ज सप्लाई करते हैं। नहीं, बैटरी जो है वो एनर्जी सप्लाई करती है, रादर देन चार्ज इट सप्लाइज एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, समझ में आ गया सबको? चलो अब आगे देखो ध्यान से, अब इसकी चर्चा आगे भी करेंगे। तो हर इलेक्ट्रॉन बेसिकली कर क्या रहा है, हर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ड्रिफ्ट होता जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा 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 ड्रिफ्ट होता जा रहा है। समझ में आ रहा है किसकी वजह से ड्रिफ्ट हो रहा है? ड्यू टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। पिछले केस में कोई नेट फोर्स नहीं था आइसोलेटेड में, तो ड्रिफ्ट नहीं हो रहा था, जहां से जा रहा था वहां वापस आ रहा था, और ड्रिफ्ट होते 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 एंड पे जमा हो जाएंगे, ये एंड पे इधर जमा हो जाएंगे, तो आपका क्या होगा, रास्ते के थ्रू, क्योंकि वायर के थ्रू उनको रास्ता मिल गया, तो वो
सर्किट में फ्लो करेंगे और सर्किट में करंट आएगा आपका। ठीक, अच्छा, एवरेज वेलोसिटी अभी भी बहुत छोटी होगी क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं बहुत कम होती है, तो दिस एवरेज वेलोसिटी विल बी वेरी लेस, और स्पीड अभी भी ज्यादा होगी जैसे पिछले में था, और दिस स्पीड विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, अब बैटरी करती क्या वो ध्यान से सुनो। पॉजिटिव चार्ज को देखो, नेगेटिव की भी बात कर सकते हैं पर पॉजिटिव को देखो ध्यान से। मैंने 2 पॉइंट्स लिए, ए और बी, ए लेफ्ट हैंड, बी राइट हैंड। सोचो, जब पॉजिटिव चार्ज ड्रिफ्ट होते 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 बी पे पहुंचेगा, सुनना ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज किधर ड्रिफ्ट होगा पहले तो ये बताओ मुझे। पॉजिटिव चार्ज ड्रिफ्ट होगा आपका फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा सोचो बैटरी के टर्मिनल्स में उल्टे लगा दूं, नेगेटिव इस साइड पॉजिटिव उस साइड, तो क्या होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि तब जो बी एंड होगा वो हाई पोटेंशियल पे होगा वी पे, और ए एंड जो होगा वो लो पोटेंशियल पे होगा जीरो पे। ठीक है, ये पोटेंशियल कैसे लेते हैं ये भी हम कल के लेक्चर में सीख लेंगे, तब आपको और अच्छे से। अभी के लिए अगर नहीं भी आ रहा है, अभी आधो को पता है, मेरे को लग रहा है आधो को ये डाउट हो सकता है कि बैटरी का वोल्टेज भी लिया है, तो चलो ठीक है, हम क्लास में पढ़ चुके हैं 9th-10th में, तो ये आपने जीरो मान लिया, ये भी ठीक है, चलो ये जीरो मान लिया, तो ये आपने वी वोल्ट कैसे मान लिया। तो ये होता है आपका कि जब आप अगर इसको 0 वोल्ट मान लेते हैं, तो क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है तो ये एंड आपका हाई पोटेंशियल पे होगा। ये इस बड़े डंडे का मतलब ही यही होता है, इसका मतलब ही यही होता है कि ये एंड आपका हाई पोटेंशियल है और ये एंड आपका लो पोटेंशियल, मतलब दिस इज योर हाई पोटेंशियल एंड दिस इज योर लो पोटेंशियल। और जरूरी नहीं है इसको जीरो मानना, इसको वी भी मान सकते हैं, पर अगर ये वी माना तो ये वाला एंड जो है वो वी ज्यादा होगा, ये मतलब होता है इसका, तो ये 2v लेना पड़ेगा आपको। तो आसान करने के लिए मैंने जीरो मान लिया। ठीक है, नहीं भी आ रहा समझ कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, जब आप 1-2 लेक्चर सीख लेंगे तब आपको तो ये लगेगा अरे क्या था ये, समझ रहे हो। अभी अगर ऊपर से जा रहा है, वैसे मुझे लगता है 9th-10th में थोड़ा बहुत आपको ये बताया गया होगा, ठीक है, पर अगर नहीं भी आता कोई बात नहीं। तो बेसिकली बैटरी लगाने का एक पर्पज है टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, तो उसकी वजह से जब वेन एवर अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, यू नो दैट अ करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। तो वो सिग्निफिकेंस है बैटरी लगाने का। बैटरी लगा के हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया तो करंट फ्लो करेगा, which is given by Ohm's law, V is equal to IR, where V is the potential difference across the conductor, I is current flowing। शायद मुझे लगता है ये आपको आता होगा, नहीं भी आता तो एक लेक्चर के बाद एक्सपर्ट हो जाओगे कि वो जीरो क्यों माना, वो वी क्यों माना, ये बड़ा जो डंडा सा रहता है बैटरी का, ये बैटरी की रिप्रेजेंटेशन है, ये हाई पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल होता है, इसका मतलब। ठीक, अच्छा उल्टे कर दोगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ऐसा कर दोगे तो ये V ये जीरो हो जाएगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ जाएगी। पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, कंसेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा। और कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, ये तो हम पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में किए हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर में। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो आगे। तो बैटरी बेसिकली करती क्या है, पॉजिटिव चार्ज को गौर से देखो अंदर, जैसी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट विल बी ड्रिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थोड़ा 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 ड्रिफ्ट करता जाएगा आपका, बहुत छोटा करेगा मिलीमीटर उसका, पर करेगा। ठीक है, अब ड्रिफ्ट करते 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 कहां पहुंच गया है, बी पे। ठीक, अब बी पे जाते इसका पोटेंशियल कितना हो गया सोचो, जीरो पोटेंशियल, समझना ध्यान से, बी पे जाते ही इसका पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। तो एनर्जी कितनी हो गई इसके पास, देखना सुनना ध्यान से, ई प्लस की बात कर रहा हूं मैं, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है पर समझने के लिए मैंने ई प्लस मतलब ऐसा पॉजिट्रॉन जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन जैसा होता है पर पॉजिटिव में, ई प्लस की बात कर रहा हूं। तो इसकी एनर्जी बी पे कितनी होगी, दैट विल बी चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल बी पे जीरो है तो एनर्जी विल बी जीरो। अब सुनना दो ध्यान से, बी पे इसकी एनर्जी जाके हो गई जीरो। अब क्योंकि इसको रास्ता मिला है फ्लो करने के लिए वायर के थ्रू, तो यहां से ऐसा फ्लो किया, ब्लैक लाइन दिख रही है, ऐसा फ्लो करते करते कहां एंटर किया, बैटरी में। अब अंदर कुछ तो आपकी क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अंदर जैसे ही एंटर किया तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये आपकी बैटरी के टर्मिनल्स हैं और ये ई प्लस आपका एंटर किया। ठीक, अब ये किधर जाना चाहता है, ये जाना चाहता है इस साइड। ठीक, तो इसके ऊपर ये फोर्स लगता है अंदर बैटरी में जो रिएक्शन है उसकी वजह से एफ बी फोर्स लगता है टुवर्ड्स लेफ्ट, जो कि इधर लेके आता है इसको। ठीक, अब होता क्या है, इस रीजन में क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एनर्जी गेन करता है। क्यों एनर्जी गेन करनी पड़ी इसको, क्योंकि ये कितनी एनर्जी लेके आया था,
सुनना, ये जो E प्लस है इट एंटर्स द बैटरी विद जीरो एनर्जी। ये जीरो एनर्जी लेके बैटरी में एंटर किया। जीरो एनर्जी क्यों? पोटेंशियल यहां पे जीरो माना मैंने, वी भी मान सकते थे, वी मान लो, ये वी मान लो तो ये 2v हो जाएगा, क्योंकि इस एंड का पोटेंशियल v ज्यादा होगा, ये तो बैटरी का मतलब होता है। तो v मान लोगे तो यहां पे पोटेंशियल हो जाएगा कितना, E इंटू वी। तो कितनी एनर्जी लेके एंटर करेगा, EV। अभी मैंने जीरो मान लिया तो कितनी होगी, जीरो। फर्क कुछ नहीं है, कंसेप्ट सीखो, ठीक है। और नहीं भी समझ में आ रहा कोई बात नहीं, बैटरी की डिटेल्ड वर्किंग हम एक सेक्शन में आगे बढ़ेंगे 4-5-6 लेक्चर के बाद। अब देखो ध्यान से, तो B का पोटेंशियल मैंने मान लिया जीरो और A का पोटेंशियल मैंने मान लिया V। कैसे माना, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जैसी ये पॉजिटिव चार्ज B पे पहुंचा, तो क्योंकि वहां पे पोटेंशियल जीरो था तो इसकी एनर्जी हो गई Q इंटू वी विच विल बी जीरो। ठीक, अब वायर के थ्रू ये कहां गया, बैटरी में एंटर किया। अब जैसी ये बाहर निकलेगा, क्या यह वहां से A पे जाएगा? ठीक, अब A पे जैसी ये जाएगा, क्या इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी? क्यों चेंज हो जाएगी? देखो A पे एनर्जी कितनी होगी इसकी, Q इंटू वी मतलब EV। समझ में आ रही है? तो यहां से तो जीरो लेके आया है और वहां जाते जाते EV हो गई इसकी एनर्जी। ऐसे कैसे हो गया, समझ रहे हो? B से ये एनर्जी जीरो लेके आया, अंदर बैटरी में एंटर किया, और A पे जब ये पहुंचा वापस, ठीक है, A पे जब ये वापस पहुंचा तब इसकी एनर्जी हो गई EV। तो ये जो EV एनर्जी आई, जीरो लेके आया था, देखो इधर से चला, ऐसा ऐसा आया, बैटरी की तरफ आया, जीरो एनर्जी लेके आया, और इधर से जब ये गया कितनी एनर्जी लेके A पे पहुंचा, EV एनर्जी, क्योंकि A पे एनर्जी जाके EV हो जाएगी। यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये EV एनर्जी दी किसने, यही EV एनर्जी आपकी बैटरी ने सप्लाई की। सो बैटरी बेसिकली क्या करती है, इट सप्लाइज एनर्जी। ठीक है, तो मतलब ये जो चार्ज था आपका, ये भिखारी की तरह उसके पास आता है, बैटरी के पास। ठीक है, क्यों भिखारी की तरह आता है, क्योंकि उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। तो बैटरी क्या करती है उसको, बैटरी उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है, और वो एनर्जी लेके, एनर्जी गेन करके कहां जाता है, ए पे। ठीक, अब ए पे वो गया, अब आगे क्या होगा वो भी सुन लो, डिटेल में हम बैटरी में भी पढ़ेंगे, पर अभी सुन लो, ठीक है, मजेदार चीज है। अब ए पे जैसे ही वो पहुंचा, अब आगे क्या होगा, वो जो ईवी एनर्जी ली, मतलब ए पे ईवी एनर्जी थी उसकी, फिर से बी पे जाएगा, और बी पे जाके फिर से जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब ये ईवी एनर्जी कहां गई, यहां तो ईवी थी, यहां फिर जीरो हो गई, है ना। अब ये ईवी एनर्जी उसने किसको दे दी, ये ईवी एनर्जी उसने कंडक्टर को दे दी। ठीक है, मतलब ये एनर्जी जो वो बैटरी से लेके आया था, वो एनर्जी उसने सप्लाई कर दी किसको, रजिस्टर को। ठीक है, जो हीट की फॉर्म में आपकी आती है, वो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिटेल में, शायद 9th-10th में छोटी छोटी चीजें आपने शायद पढ़ी होंगी। ठीक है, तो बेसिकली बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कोई भी चार्ज इसके पास आता है, एनर्जी उसके पास कम रहती है, तो बैटरी उसको वो एनर्जी सप्लाई करके वापस से भेज देता है इसको आगे की तरफ। और जैसे ही आगे जाएगा, वही जो एनर्जी उसने बैटरी से ली थी, वही एनर्जी वो उस कंडक्टर को दे देगा, और फिर से जीरो एनर्जी लेके दूसरे एंड पे जाएगा, फिर से बैटरी में एंटर करेगा, बैटरी फिर एनर्जी देगी। तो लगातार बैटरी जो है वो उसको एनर्जी, तो बैटरी जो है वो एनर्जी का भंडार है आपका, तो लगातार उसको एनर्जी दे जा रहा है, दे जा रहा है। वैसे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसका यहाँ पे, क्योंकि वो आगे आने वाला है। ठीक है, तो क्या हो रहा है वो समझ में आ रहा है, आइसोलेटेड और इसमें क्या डिफरेंस है समझ में आ रहा है, बिकॉज चार्जेस का एक्यूमुलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। That's why there is no induced electric field inside the conductor, and as there is no electric field induced, so net electric field inside the conductor will not be zero, rather it will be equal to E external। ठीक, अब एक्सटर्नल फील्ड आ गई, नेट फील्ड अंदर आ गई, तो फोर्स आएगा, फोर्स आएगा तो चार्जेस ड्रिफ्ट करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन उल्टी डायरेक्शन में और पॉजिट्रॉन सेम डायरेक्शन में, धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते 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 एंड पे पहुंचेंगे, और एंड पे जाके रुकेंगे नहीं, उसको रास्ता मिल गया तो वो फ्लो करते जाएंगे, और जिधर पॉजिटिव फ्लो करेगा उधर ही करंट आएगा, और जिधर नेगेटिव फ्लो करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ओवरऑल कैसा आएगा आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आएगा। बैटरी उल्टी लगा दो तो एंटी क्लॉकवाइज में आपका आ जाएगा। आते हैं ये सब, नहीं भी आ रहा कोई बात नहीं, 1-2 लेक्चर का इंतजार करो, सब सीख जाओगे, पर इतना मुश्किल नहीं है कि समझ में ना आए। ठीक है, ये पूरा भी बाद में भी हम पढ़ेंगे, पर अभी आपको पता होना चाहिए कि बैटरी बेसिकली करती क्या है। तो बैटरी की हेल्प से हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और वो लगातार क्या सप्लाई कर रही है, एनर्जी आपकी सप्लाई कर रही है। ठीक, चलो तो वापिस आते हैं, ये सब अब इरेज कर देते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन कैसा पाथ फॉलो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? सो इलेक्ट्रॉन बेसिकली अभी भी थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम जिगजैग पाथ फॉलो कर रहे हैं, बट ड्यू टू सम फोर्स एक्टिंग ऑन इट ये थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट भी होते जाते हैं फील्ड की डायरेक्शन में। सॉरी इलेक्ट्रॉन है तो उल्टी डायरेक्शन में। समझ में आ गया? चलो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको बोलते हैं, समझ में आ गया? सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज बेसिकली द वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। तो हर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से चल रहा है, टकरा रहा है, फिर इधर, फिर उधर, फिर इधर, फिर इधर, और फाइनली थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जा रहा है अपनी इनिशियल जगह। दिस इज ड्रिफ्ट। ठीक है? तो यहां पे जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की आएगी, और यहां क्यों लेफ्ट साइड क्यों हुआ, क्योंकि फील्ड आपकी राइट साइड थी। समझ में आ गया? और अगर ये आइसोलेटेड होता तो वो एग्जैक्ट यहां पे आता। ठीक है? और बिटवीन टू कोलिजन उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। पर इस केस में स्ट्रेट लाइन नहीं होता। अब इतना डीप में हम नहीं जाते हैं, बता देता हूं मैं क्यों नहीं होता है, जो ज़्यादा डीप में जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। पिछले जो हमने पढ़ा था उसमें स्ट्रेट लाइन उसका दो कोलिजन के बीच में, मान लो यहां से चला, यहां कोलिजन हुआ, तो यहां से यहां तक उसका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। सिमिलरली यहां से यहां तक ये भी पाथ उसका स्ट्रेट लाइन होता है, पर इस केस में स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी तो फोर्स है, तो थोड़ा 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 अपने पाथ से डेविएट होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगता है। समझ रहे हो? तो कैसा फोर्स लगता है, यहां से गया तो ये रादर ऐसा पाथ ना करके ये थोड़ा सा ऐसा जाना चाहिए था सीधा। देखो ध्यान से बना देता हूं मैंने वैसे सीधा ही बनाया डायग्राम में, सीधा जाना चाहिए था, थोड़ा सा अपने पाथ से ऐसा हो जाता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा कर्व पाथ आता है इसका। समझ रहे? पर वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो वो करने की आपको जरूरत है भी नहीं। ठीक है? चलो, इससे कोई मतलब ही नहीं है आपको, मतलब है आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, वो क्या होता है उसका एक्सप्रेशन क्या आने वाला है, बस उससे मतलब है। और ये ड्रिफ्ट क्यों हुआ उससे मतलब है। ठीक है? इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। चलो अब ध्यान से देखो, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया, हमने सर्किट कंप्लीट किया वायर्स के थ्रू, वायर्स लगाई, तो ये चार्जेस आपके फ्लो होने लगे और सर्किट में करंट आने लगा। आइसोलेटेड में करंट नहीं था, ये भी हमने देखा। क्यों नहीं था वो भी हमने अच्छे समझा। मैं बता देता हूं क्यों नहीं था। क्योंकि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, 10 की पावर 21-22 की रेंज में। तो हम अप्रोक्सीमेटली ये मानते हैं कि गिवन एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ भाग रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ भाग रहे होंगे उस गिवन एरिया को क्रॉस करके। तो नेट आपका चार्ज फ्लोइंग जो है वो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये हम अप्रोक्सीमेशन मानते हैं, और ये अप्रोक्सीमेशन लॉजिकल भी है। ऐसा नहीं कि हवा में हमने मान लिया, ये अप्रोक्सीमेशन लॉजिकल भी है। क्यों? क्योंकि इतने करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑब्वियसली जितने इलेक्ट्रॉन एक एरिया को छोड़ के भाग रहे होंगे एक साइड, तो दूसरी साइड भी उतने भाग रहे होंगे। समझ रहे हो? तो नेट चार्ज का फ्लो ही नहीं हो रहा है एरिया से, और चार्ज का फ्लो एरिया से नहीं होगा तो करंट कहां से आएगा? पर इस केस में करंट आएगा, रास्ता मिला हुआ है उनको। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया? तो हर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, या हर पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, वो ड्रिफ्ट होता जा रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। नेगेटिव है तो फील्ड के ऑपोजिट में, पॉजिटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन में। अब इतना कॉम्प्लिकेशन इसमें है, अभी हमको क्या कैलकुलेट करनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम बार बार ये थोड़ी ना करने बैठे कि ये ऐसा गया फिर इधर ड्रिफ्ट हुआ, है ना? तो रादर एक एजम्पशन ली जाती है इसमें, वो एक एजम्पशन है। ठीक है? आप और मैं कुछ नहीं कर सकते उसमें, तो आपको माननी ही पड़ेगी। पर मान के जो रिजल्ट आएगा अल्टीमेटली आपको उसी से मतलब है। तो एजम्पशन क्या है वो आप ध्यान से सुनना, फिर एक रिजल्ट आएगा वो बहुत ध्यान से सुनना। तो एजम्पशन क्या है, हर इलेक्ट्रॉन को अलग अलग स्टडी करने से, उसका पाथ रैंडम जिगजैग देखने से, और फाइनली फिर वो ड्रिफ्ट होगा, ये सब करने से कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा आएंगे आपके। ठीक है? हर उसका ऐसा पाथ नहीं देखा जा सकता कि ये इधर भागा, ये उधर भागा, फिर फाइनली ये इतना ड्रिफ्ट हुआ, फिर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाले। ठीक है? वो करने से अच्छा एक एजम्पशन ली जाती है जो सबने मानी। ठीक है? तो वो मान के ही हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो अजम्पशन क्या है, ध्यान से सुनना। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है? मतलब बिटवीन टू कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स,
ऑल इलेक्ट्रॉन या ईच इलेक्ट्रॉन मूव्स विद वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब हम क्या डिराइव करने जा रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीडी से डिनोट करते हैं। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? वो समझ में आ गया? ड्रिफ्ट क्यों हो रहा है वो समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो ध्यान से। तो अजम्पशन क्या है कि कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा। हर बुक में आपको यही अजम्पशन मिलेगी, ऐसे ही सॉल्व किया गया होगा, नहीं तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डेरिवेशन, और इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत है नहीं। ठीक, ये कंडक्टर, ये हमने पूरा सर्किट में नहीं बना रहा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये आपकी फील्ड आई V बाय एल, वेयर एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो क्या होता है, अब ध्यान से देखो, आगे मजा आएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज हम मान लेते हैं, अजम्पशन है ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में होता क्या है जो मैंने बनाया था डायग्राम में, ड्रिफ्ट होते जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे खड़े हैं? लाइक एन आर्मी, लाइक द सोल्जर्स ऑफ एन आर्मी। ठीक है, आर्मी के जवान देखे हैं सबने? तो आर्मी के जवान जब परेड करते हैं तो वो कैसे चलते हैं आपके? ऐसा कांस्टेंट उनमें गैप रहता है, और उसके बाद वो लगातार क्या करते हैं आपके? चलते जाते हैं। देखा है ना? वैसे ही हम अज्यूम करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आर्मी के सोल्जर्स के जैसे हैं, जो कि लगातार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, विच इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो दिस इज द अजम्पशन। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ऐसा वीडी 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 ऐसा मूव नहीं करते हैं, सब रैंडम रैंडम जिगजैग पाथ में मूव करते हैं। पर डेरिवेशन करने के लिए हमने अजम्पशन मानी। अजम्पशन क्या है? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लाइक द सोल्जर्स ऑफ एन आर्मी, विच आर अरेंज्ड in such a way that all are moving with same velocity, which is called drift velocity। ठीक है, मतलब ये इधर VD से जा रहा है, ये इधर VD से जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर। क्यों इधर जा रहे हैं? फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। दिख रहा है सबको? ड्रिफ्ट होंगे किधर? फील्ड के ऑपोजिट। किस वेलोसिटी से? VD। ये अजम्पशन है हमारी। ठीक, चलो अब हम निकालते हो VD है कितनी। अब ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखो, देखा? अच्छा, अब ध्यान से देखो एक इलेक्ट्रॉन को। अब एक इलेक्ट्रॉन को जब आप देखेंगे, सपोज उसका एक कोलिजन यहां पे हुआ। अब कोलिजन क्यों होगा? बहुत भीड़ है अंदर, समझ रहे हो? करोड़ों अरबों आपके वो हैं। ठीक है, लेटिस से टकराएंगे तो बहुत भीड़ है अंदर, तो बहुत भीड़ है तो अंदर क्या होंगे आपके? कोलिजन होंगे। ठीक है, तो मान लो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में वो कितना डिस्टेंस कवर किया? लैम्डा। और टाइम उसको कितना लगा? टाउ। ये नई टर्म है आपके लिए, क्या है मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना बहुत। लैम्डा इज बेसिकली मीन फ्री पाथ। क्या है मैं डिटेल में बताता हूं। टाउ इज योर मीन रिलैक्सेशन टाइम। अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना स्टार लगा के। ठीक है, अब क्या है ध्यान से, अब हम एक ही इलेक्ट्रॉन पे फोकस कर रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, किधर ड्रिफ्ट होगा, वो सबको दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। किस वेलोसिटी से? VD से। वही हमने माना है। तो अब ध्यान से सुनो, अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ये लगातार टकरा रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है एक छोटे से वॉल्यूम में। ठीक है, तो जैसे ये चलेगा ये नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से जो है वो कोलिजन करेगा। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है, ये जो एवरेज पाथ ट्रेवल करता है, एवरेज पाथ लेंथ, दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, विच इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। सो मीन क्यों बोला गया इसको? अब आधे लोग सोच सकते हैं सर इसका एक कोलिजन मान लो 2 मिलीमीटर दूरी पे हुआ, फिर वहां से टकराया, फिर क्या होगा आपका, मान लो 3 मिलीमीटर दूरी पे कोलिजन है, तो पाथ लेंथ अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कोलिजन्स कैन बी डिफरेंट। बिल्कुल सही है, बट हम क्या ले रहे हैं? उसका एवरेज, मतलब अप्रोक्सीमेशन थोड़ी सी हम ले रहे हैं इसमें, ध्यान देना। तो मान लो ये हजारों बार टकराया, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन 1000 बार टकराया। ठीक, तो उन 1000 बार में ये अलग 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 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो उनका जो एवरेज आएगा, दैट एवरेज वी हैव टेकन एज मीन फ्री पाथ, लैम्डा।
सिमिलरली रिलैक्सेशन टाइम क्या है? दैट इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मतलब एक बार कोलिजन इसका हो चुका, अगली बार जब होगा, तो पहली बार जब हुआ उसके लेके अगली बार जब होगा, इसके बीच में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड योर रिलैक्सेशन टाइम। अब इसको भी मीन क्यों बोला? फिर से पहला कोलिजन मान लो 5 सेकंड के बाद हुआ, अगला मान लो 3 के बाद भी तो हो सकता है, हमको नहीं पता। हमको थोड़ी यहां बैठ के पता है कि 5 सेकंड पे ही लगातार होते जाएंगे, नहीं, रैंडम है ये, एकदम रैंडम प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन जो अंदर भाग रहे हैं ये एकदम रैंडम प्रोसेस है आपका, समझ रहे हो? तो अगर 5 सेकंड के बाद पहला हुआ, अगला 2 के बाद भी हो सकता है, उसके अगला 3 के बाद भी हो सकता है। तो मान लो ऐसे 1000 कोलिजन इसने किए, ठीक, तो टाउ इज बेसिकली देयर एवरेज, ठीक है, वो जो सारे टाइम लगे उनका एवरेज। ठीक, तो हम क्या सीधा सीधा क्या डिनोट करेंगे? हम 1000 कोलिजन पढ़ने से अच्छा हम सीधा क्या बोलेंगे? बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ये जो एवरेज पाथ लेंथ ट्रेवल करता है दैट इज कॉल्ड लैम्डा, विच इज मीन फ्री पाथ, और जितना टाइम इसको लगता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन दैट इज कॉल्ड योर रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या बोलते हैं टाओ को? टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। समझ में आ रहा है सबको? एवरेज बोल रहे हैं इसको। और ये क्या है? पाथ लेंथ या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन, फिर से, टू सक्सेसिव कोलिजन्स। समझ में आ रहा है सबको? सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। कोई समस्या यहां तक किसी को? अच्छा चलो, अब देखो ध्यान से। अब हम वीडी निकालने जा रहे हैं। ये जो रिजल्ट हम निकालेंगे इसका ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। देखो अब ध्यान से, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? लैम्डा। टाइम कितना लगा? टाउ। किस एक्सेलरेशन से भागेगा ये? फील्ड इधर, तो एक्सेलरेशन ये होगी दैट विल बी इक्वल टू फोर्स विच विल बी ई ई बाय मास। मास किसका होगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का। ठीक, तो एस क्या होगा बोलो आपका? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? लैम्डा। दैट विल बी यू, इनिशियल वेलोसिटी। अब क्या होता है ध्यान से सुनना, जब हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर देखेंगे तो सब रैंडम रैंडम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो जब सब रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इनिशियल जो एवरेज वेलोसिटी हम लेते हैं वो सबकी क्या ले लेते हैं? जीरो, क्योंकि कोई किधर मूव कर रहा है, कोई किधर मूव कर रहा है। तो जब हम एवरेज लेते हैं सबकी तो वो हम क्या लेते हैं? जीरो। तो इनिशियल जो हम वेलोसिटी लेंगे वो इसकी क्या लेंगे? जीरो प्लस हाफ ए इज ई ई बाय एम इंटू टी इज टाउ का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आगे देखो ध्यान से। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी? सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता नहीं जिस वेलोसिटी के साथ ये भाग रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी लैम्डा डिवाइडेड बाय जो टाइम आपका लगेगा टाउ। ठीक, लैम्डा कितना आया बोलो? हाफ ई ई बाय एम इंटू टाउ स्क्वायर बाय टाउ। टाउ टाउ विल कैंसिल आउट, सो वी डी विल बी ई ई टाउ बाय टू m. So this is your drift velocity. So expression of this drift velocity is e e tau by 2m, where e is charge of the electron, tau is the relaxation time, m is mass of the electron, e is magnitude of the इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या कितनी आएगी? v by l। उसको v by l भी डाल सकते हैं यहाँ पे, वो भी डालेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अब ध्यान से देखो तो यहां से एक चीज पता चल रही है, दिस vd, दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज्यादा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा आपके ड्रिफ्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब ये जो डेरिवेशन हमने की है ये HCV की डेरिवेशन है, ठीक है? एनसीईआरटी की डेरिवेशन थोड़ी सी अलग है, ध्यान से सुनना, शायद किसी के दिमाग में आ भी गया होगा। तो एनसीईआरटी की डेरिवेशन क्या है? एनसीईआरटी ने क्या किया है, उसने यूज किया है एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, v इज वी डी, ऑब्वियसली u इज इनिशियल, जो तो एवरेज हम जीरो लेते हैं तो एक की भी हम जीरो कंसिडर करते हैं। a दैट इज ई ई बाय एम एंड t इज योर टाउ। सो वी डी इज ई ई टाउ बाय एम। तो ये एक्सप्रेशन दिया है एनसीईआरटी में, ये एक्सप्रेशन आपको दिया है एचसी वर्मा में। तो कौन सा सही है सवाल उठता है। जब आप एचसी वर्मा खोलेंगे तो आपको ई ई टाउ बाई 2m दिखेगा। आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार एचसीवी ओपन करना,
और देखना आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी ई ई टाउ बाई 2m, वे टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। मैंने क्लियरली बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कैसे आया। और जो आपका ये है एनसीईआरटी है, जब आप आपकी बोर्ड की बुक देखेंगे तो उसमें आपको रिजल्ट दिखेगा ई ई टाउ बाई एम। रिजल्ट कौन सा सही है तो आपको बता देता हूं, रिजल्ट दोनों के दोनों सही हैं, कोई रिजल्ट गलत नहीं है। ठीक है, दोनों रिजल्ट आपके सही हैं, एनसीईआरटी का भी सही है, एचसीवी का भी सही है। एनसीईआरटी ने कुछ और अप्रोक्सीमेशन मान के निकाली है, एचसीवी ने कुछ और अप्रोक्सीमेशन मान के निकाली है। तो सवाल उठता है सर कौन सा यूज करें? तो यूज आप कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको टू से कोई मतलब ही नहीं है, कभी वो एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं। पर एनसीईआरटी इज एनसीईआरटी, और क्योंकि हर एग्जाम एनसीईआरटी फॉलो करता है तो आपको एनसीईआरटी का रिजल्ट ही यूज करना है। पर मैं ये वाला रिजल्ट यूज करूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई टाउ बाय 2m या ई टाउ बाय m, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है आपका। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमको डिपेंडेंसी चेक करनी है। जब हम ओम्स लॉ भी डिराइव करेंगे, ओम्स लॉ हम यहीं से डिराइव करेंगे कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में ओम्स लॉ हम यहीं से डिराइव करेंगे, तो उसमें भी हम सिर्फ क्या देखते हैं कि कौन किस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली इनवर्सली कैसे डिपेंड कर रहा है। तो उसमें 2 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, 2 इज वैसे भी अ कांस्टेंट, समझ रहे हो, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं आपका। ठीक, तो एनसीईआरटी मैंने दोनों बता दिया। कोई बच्चा एनसीईआरटी देखेगा तो बोलेगा कि सर ने तो गलत पढ़ाया है, गलत नहीं है। ये एचसीवी में एक्सप्रेशन ऐसे दिया है आपका, डेरिवेशन सेम ऐसे ही किया उसने, और एनसीईआरटी में ई ई टाउ बाय एम, दोनों रिजल्ट सही हैं। ठीक है, इसके बाद अभी कल करेंगे, अभी जो किया पहले उसको एक बार रिवाइज करते हैं, शायद किसी को कंफ्यूजन हो रही हो। तो देखो ध्यान से, तो कल के लास्ट से लेके अभी तक हम पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलो, करंट डेंसिटी मुझे लगता है सबको आ गया होगा, करंट क्या होता है वो भी सबको आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ा सा है अजीब, अभी उसको देखते हैं वापस। तो करंट डेंसिटी एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट होगा तो उसको पूछो। ठीक है, तो कल हमने जाते जाते एक चीज पढ़ी, दैट इज आइसोलेटेड कंडक्टर। तो उसमें क्या होता है, पिछले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो फोर्स नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या रेस्ट पे रहेंगे? अब आधे बोलेंगे सर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा तो रेस्ट पे रहने चाहिए, नहीं, क्योंकि किसी टेम्परेचर पे आपने उसको रखा है, जीरो पे जब तक नहीं रखा है, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे आपने रखा है, तो क्या होगा, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि बहुत ज्यादा होते हैं नंबर्स में, तो वो रैंडम पाथ फॉलो करते हैं, कोलिजन्स होता है आपस में। ठीक है, तो कोलिजन होने की वजह से रैंडम पाथ फॉलो करते हैं और घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हैं, बिकॉज नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट। ठीक है, और सवाल उठता है सर चार्ज तो फ्लो कर रहा है, फिर वो तो भाग रहा है इधर उधर, तो करंट आना चाहिए, नहीं करंट नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से एक गिवन एरिया को जो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में क्रॉस करके भागते हैं गिवन टाइम में, उतने इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में क्रॉस करके भागते हैं, ये हम मानते हैं, और ये लॉजिकल भी है हमारी अजम्पशन, क्योंकि करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास। तो इसीलिए आइसोलेटेड कंडक्टर में कोई करंट नहीं होता। आइसोलेटेड मतलब आपने उसको सर्किट से कनेक्ट नहीं करवाया। आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने क्या किया, उस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट करवाया थ्रू द कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू। ठीक है, बैटरी का वोल्टेज V है, मतलब क्या होगा आपका, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो शायद ये आप पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि वेन एवर अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है, तो कंडक्टर के अक्रॉस जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो आपका क्या होता है, अ करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, विच इज गिवन बाय V बाय R, I इज इक्वल टू V बाय R, विच इज ओम्स लॉ। R इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, वो हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो करंट कैसे इसमें फ्लो करेगा वो हम डिटेल में आपको समझाया आज, तो वापस से देखो कैसे फ्लो करेगा। तो जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड दैट फील्ड विल बी गिवन बाय V बाय L। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब जैसी ये फील्ड आई तो अंदर आपके चार्जेस मूव करेंगे फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, तो जैसे ये मूव किए तो ये गए लेफ्ट हैंड पे, पॉजिटिव गए राइट हैंड पे। अब इनको क्योंकि रास्ता मिला हुआ है तो ये फ्लो करने लगेंगे वायर के थ्रू। ठीक है, और जैसे हमने बात की थी बैटरी करती क्या है, तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बी पे पहुंचेगा तो इसकी खुद की एनर्जी जीरो हो जाएगी ड्यू टू जीरो पोटेंशियल, है ना, क्योंकि बी पे पोटेंशियल जीरो है आपका। ठीक है, तो एनर्जी जीरो हुई
बैटरी के पास गया, बैटरी ने इसको एनर्जी दी, वही एनर्जी लेके ये ए पे गया, क्योंकि ए पे इसके पास एनर्जी ईवी है, तो वही ईवी एनर्जी बैटरी ने इसको दी, और वो ईवी एनर्जी ए से बी तक जाने में इसने किसको दे दी, कंडक्टर को, और बी पे जाके इसकी खुद की एनर्जी हो गई 0। फिर से बैटरी के पास गया, फिर से बैटरी ने इसको भीख दी, और फिर से ये ए पे गया, फिर से इसने एनर्जी रजिस्टर को दी, फिर से बी पे वापस गया, और ऐसे आपका लगातार चलता जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो यहां तक हो गया, ठीक। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अंदर अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाली, तो अंदर जो चार्जेस हैं वो आपके फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, किधर पॉजिटिव है तो किधर एक्सपीरियंस करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो धीरे 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 थोड़ा सा ड्रिफ्ट करता जाएगा। तो जो पहले कर रहा था थर्मल एनर्जी की वजह से, वो तो अभी भी कर रहा है, पर साथ साथ ड्रिफ्ट भी होता जा रहा है, तो घूम फिर के वो वापस वही नहीं आ रहा, रादर वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जा रहा है आपका इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक। अच्छा, फिर हम अजम्पशन क्या ले लेते हैं, हम अजम्पशन ले लेते हैं कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर या पॉजिटिव चार्ज हैं वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी वीडी की रफ्तार से मूव कर रहे हैं, जैसे सेना के जवान आपके मूव करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। ठीक है। ये हम अजम्पशन लेते हैं, ऐसा होता नहीं है, ये हम अजम्पशन लेते हैं। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, स्टार्ट हुआ, एक्सिलरेशन आई E/m, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर से कहीं टकराया और टकराते ही इसकी स्पीड क्या होगी 0, फिर रैंडम डायरेक्शन में भागा, फिर एक्सिलेशन की वजह से वेलोसिटी फर्क पड़ेगा, फिर टकराया, फिर 0, ऐसे लगातार इसके चलता रहता। पर एजम्पशन हमने क्या ले ली कि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अदरवाइज कैलकुलेशंस आपकी बहुत हार्ड हो जाती करने के लिए। ठीक। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना चाहा, तो मैंने क्या देखा, दो सक्सेसिव कोलिजन, मतलब पहला होने के बाद जब दूसरा हुआ, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कवर किया उसने लैम्डा, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, और जो टाइम लगा उसको दैट इज कॉल्ड टाउ विच इज मीन रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। सब में अलग अलग लगेगा तो सबका एवरेज दैट इज टाउ, और सब में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सबका एवरेज दैट इज लैम्डा। So using S is equal to ut plus half at square, S is the distance covered that is lambda, ut u 0 लेंगे, क्यों, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एवरेज हम क्या ले लेते हैं 0, तो सबकी हम 0 0 लेके सोल्व करते हैं। हाफ ए कितना आपका E/m, टी कितना लगा टाउ, दैट इज टाउ का स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब वीडी विल बी गिवन बाय, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी गिवन बाय दिस लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम, लैम्डा आपका आ गया, टाइम आपका आ गया, तो फाइनल एक्सप्रेशन इज ई टाउ बाय एम। सो वीडी इज प्रोपोर्शनल टू ई, सो ई जितना ज्यादा वीडी उतना ज्यादा। अब एनसीईआरटी का एक्सप्रेशन क्या बोलता है, उसमें 2 नहीं आता है, वो देता है वीडी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू एवरेज वो 0 जैसे हमने लिया, ए इज ई बाय एम, टी इज टाउ, दैट इज ई टाउ बाय एम। ठीक है, समझ में आ गया सबको। ए इज कांस्टेंट, तो हम ये तीनों इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, नो डाउट वही इक्वेशन हमने यूज की है और वही से हमने डिराइव किया है, पर दोनों एक्सप्रेशंस अलग अलग है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर आपको यूज करना कभी आ जाए, वैसे आज तक कभी हिस्ट्री में कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आया नहीं जिसमें ये यूज हुआ, पर अगर कभी आ जाए तो यू हैव टू फॉलो द फॉर्मूला ऑफ एनसीईआरटी, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी के बेसिस पे ही आपकी मार्किंग होगी, तो आपको ई टाउ बाय एम से ही सोल्व करना है, पर कभी आया नहीं है ना कभी आएगा। ठीक है। तो मैंने दोनों फॉर्मूले बता दिए, गलत कोई नहीं है, उसने कुछ और तरीके से सोल्व किया, कुछ और लेके, उसने कुछ और लेके, दोनों एक्सप्रेशन सही हैं। ठीक है। चलो, तो बाकी कल करेंगे, ये अच्छे से समझो, यहां तक जो हुआ है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कल जो होगा, कल हम पढ़ेंगे रजिस्टर क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन और पढ़ेंगे आगे। ठीक है। ओम्स लॉ, फिर उसके मजेदार क्वेश्चंस। ठीक है। तो कल से आपका असली चैप्टर स्टार्ट होगा, अभी तक इंट्रो था आपका जो हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट है उसको पूछो। ठीक है। तो बाकी कल करते हैं।